नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टारगेट करियर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, मैथ की क्लास कंटिन्यू हो रही है, संस्कृत की क्लास और हिंदी की क्लास को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और ये नया सब्जेक्ट जीव विज्ञान से रिलेटेड होगा, जिसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगता है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि आज मैं ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ करके लेके आया हूं जो हर परीक्षा में इनमें से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। मतलब किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो, आपका ये इस तरीके के क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका पूछ ही लिया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का ये नया सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों पर आज पूरा का पूरा प्रहार कर देंगे। इसको आप रट लीजिए, समझ लीजिए और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन डाल दीजिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड होता है किस विटामिन के अंदर पाया जाता है? ये एस्कॉर्बिक एसिड, जैसे ही आपने नाम सुना तो आपको तुरंत आइडिया लग गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हर कोई इसको जानता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। इसका करेक्ट आंसर होगा एस्कॉर्बिक एसिड, या इसका रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। और ये विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन सी होता है। अब इससे बनने वाले कौन से क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं? मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? तो आप पेन कॉपी उठा लीजिए, ये क्वेश्चंस नोट डाउन करिएगा और नोट डाउन करने के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताता चल रहा हूँ। के मुख्य स्रोत की बात की जाए, ये आप लोगों को विटामिन सी कौन से फ्रूट, किस तरीके की चीज़ों को खाने के बाद आप ये विटामिन सी आपको मिल सकता है। तो विटामिन सी जो है वो फल, खट्टे फल जैसे आंवला हो गया, ठीक है, आंवला, नींबू, ठीक है, आप नोट डाउन करते जाइएगा, राइटिंग पर मत जाइएगा। आंवला, नींबू, संतरा, ठीक है, और हरी मिर्च। ये हरी मिर्च में भी पाया जाता है। ये जो है हरी मिर्च में, संतरा में, नींबू में, आंवला में, मतलब खट्टे फलों के अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है। तो ये तो इसके मुख्य स्रोत हो गए। आपसे पूछा जाएगा कि आंवले में, नींबू में या संतरे में या हरी मिर्च में कौन सा विटामिन है, तो आप तुरंत टिक करिएगा विटामिन सी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसको याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी। देखिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अच्छा, अगर बात की जाए विटामिन सी की या एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड की, तो इसके निकनेम भी काफ़ी पूछे जाते हैं और ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। मतलब पेपर में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन इस तरीके के अब नहीं पूछ रहा है, जो सिंपल तरीके के क्वेश्चन हो चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। तो अब आपके निकनेम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पूछ लिया जाएगा कि एंटी स्कर्वी कौन सा विटामिन होगा, तो आपको बताना होगा विटामिन सी। एंटी स्कर्वी विटामिन सी, एंटी कैंसर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी। एंटी कैंसर का मतलब समझ लीजिए, ये कैंसर के रोग को होने से बचाता है। मतलब विटामिन सी अगर आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में या मतलब नॉर्मल क्वांटिटी में आपकी बॉडी में होता है, तो विटामिन सी की वजह से कैंसर नामक रोग नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। अब ये ऑक्सीडेंट क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो ऑक्सीडेंट जो होता है वो एलर्जी होती है एक तरीके की। जैसे आप डॉक्टर के पास जब जाते हो तो डॉक्टर आपको दवाई देता है, मान लीजिए पेट में दर्द हो रहा है आपके, ठीक है, तो जो पेट में दर्द आपके हो रहा है उसकी दवाई देता है और साथ में एक ऑक्सीडेंट दे देता है। मतलब उसी दवाई में एक ऑक्सीडेंट अपनी तरफ से दे देता है। ऐसा क्यों करते हैं डॉक्टर? उसका रीज़न भी समझ लीजिए।
रीज़न ये होता है कि मान लीजिए अगर वो दवाई फ़ायदा नहीं करती है, हमारी बॉडी अलग तरीके की होती है। अब डॉक्टर जो दवाई देंगे ज़रूरी नहीं वो फ़ायदा करे पूरी तरीके से। अगर वो फ़ायदा नहीं करती है तो वो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकती है। हार्म कैसे पहुंचाएगी? वो हमारे शरीर पर एलर्जी हो सकती है उसकी वजह से। तो उसकी एक दवाई वो जो है मिक्स करके दे देते हैं उसी दवाई के साथ। जब आप उसको खाते हो तो दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं हमारी बॉडी पर दिखाई देता है। तो ये ऑक्सीडेंट की वजह से होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है विटामिन सी, और विटामिन सी आपको जो है दवाई में मिला करके दे दी जाती है, जिससे हमारी बॉडी पर कोई भी किसी तरीके की एलर्जी नहीं हो पाती है। इतना समझ में आ गया। अब और एक और टॉपिक नोट करिएगा। जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो कैलोजन नामक एक टिश्यू बनाता है। अब एक कैलोजन नामक टिश्यू बनाता है, ये ऊतक का निर्माण करता है। क्या करता है? ये ऊतक का निर्माण करता है। इसका काम क्या होता है? ये ऊतक का निर्माण करता है। एस्कॉर्बिक एसिड अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो ये हमारी बॉडी में कैलोजन नामक चीज़ को बनाता है, जिससे ऊतक का निर्माण होता है, और ये घाव को भरने में काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी के चोट लग जाती है, अगर विटामिन सी हम लोग लेते रहेंगे कंटिन्यू तो वो घाव भरने में भी हेल्प करता है। आई होप सारे आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझा दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यकृत स्रावण करता है। स्रावण का मतलब होता है निकलना, ठीक है। यकृत किस चीज़ को अपने अंदर से निकाल देता है या निकालता है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया गया HCl का, दूसरा ऑप्शन दिया है किसी एंजाइम का नहीं, तीसरा ऑप्शन दिया है किसी पाचन रस का नहीं करता है, और चौथा दिया है सीधे रुधिर में। तो आप बताइए ज़रा इसमें क्या सही होगा। यकृत को आप लीवर बोल सकते हैं, मतलब लीवर इसका इंग्लिश में नेम होता है। तो यकृत किस चीज़ का स्रावण करता है? क्या HCl का करता है, किसी एंजाइम का नहीं करता है, किसी पाचक रस का नहीं करता है, या सीधे रुधिर में करता है? तो आप जान लीजिएगा यकृत जो है वो पित्त रस के लिए जाना जाता है। आपने सुना भी होगा पित्त रस, जिसको हम बाइल जूस के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण यकृत के अंदर होता है, ठीक है। स्रावण नहीं करता है तो इसके लिए लिखिएगा जो बाइल जूस होता है वो बसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है? ये बसा का पायसीकरण करके, और करने के बाद ये क्या करता है? बाइल जूस किसी भी एंजाइम का स्रावण नहीं करता है। तो इसका सही आंसर आपको शायद समझ में आ गया होगा। यकृत जो है वो किसी भी एंजाइम का स्रावण नहीं करता है, ठीक है। एंजाइम को अपने अंदर से नहीं निकालता है, वो केवल बसा का पायसीकरण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है, बनाता है, बेचता नहीं है। अब आप HCl पर कंफ्यूजन हो रहे होंगे आपको कि HCl का काम क्या होता है। तो HCl का काम भी समझ लीजिए। तो जो HCl है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसका काम समझ लीजिए। ये जठर ग्रंथि के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, मतलब जठर ग्रंथियों के द्वारा बनाया जाता है, और ये अमाशय के अंदर होता है। अमाशय जानते हो आप? पेट, जिसको पेट बोलते हैं, स्टोमक जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अमाशय के अंदर उपस्थित जठर ग्रंथि होती हैं, उसमें HCl का निर्माण होता है। आई होप सारी टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। और रुधिर तो आप जानते ही होंगे रुधिर क्या होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सन का स्रावण करती है? अब समझिएगा ट्रिप्सन का स्रावण कौन करती है। क्या अग्नाशय करेगा, यकृत या जिगर करेगा, लार ग्रंथियां करेंगी, या जठर ग्रंथियां करेंगी? तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जठर ग्रंथियों को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। यकृत को लीवर कहा जाता है। लार ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अग्नाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सन का स्रावण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। क्यों अग्नाशय हो जाएगा तो समझिएगा। अग्नाशय से प्रोटीन, मतलब जो है प्रोटीन के 3 टाइप होते हैं। मेनली प्रोटीन को पचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से समझिएगा कौन कौन से। तो पहला होता है पेप्सिन, दूसरा होता है रेनिन, और तीसरा होता है ट्रिप्सिन। जिस ट्रिप्सिन की बात की गई है यहाँ पर, उसी ट्रिप्सिन की बात बताएंगे। साथ में आपको पेप्सिन और रेनिन के बारे में भी समझा देता हूँ।
अच्छा, ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ट्रिप्सिन एक तरीके का एंजाइम होता है जो हमारे प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में, छोटे छोटे परमाणुओं में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें प्रोटीन बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है। सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, प्रोटीन को पचाने के लिए 3 तरीके के एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन और तीसरा है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन के बारे में पूछा गया है, तो ट्रिप्सिन का श्रावण कौन करता है? अग्नाशय करता है। अब समझिएगा, प्रोटीन के जो 2 टाइप हैं, पेप्सिन और रेनिन, ये क्या करते हैं? तो ये पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं वो जठर ग्रंथियों के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। और ये जो क्या काम करते हैं, ये आमाशय में, मतलब हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टोमक में प्रोटीन को पचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब अगर अग्नाशय की बात की जाए तो अग्नाशय में ट्रिप्सिन काम करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। तो आपको मैं किसी दिन जब पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझाऊंगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा का पूरा बताऊंगा किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। और ये पूरी जो प्रोसेस होती है, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत बोला जाता है, ठीक है। स्टोमक को आमाशय बोला जाता है। तो आमाशय में प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन और रेनिन जिम्मेदार होते हैं। मतलब ये 2 टाइप के आपके एंजाइम होते हैं जो जठर ग्रंथि के द्वारा बनाए जाते हैं, जठर ग्रंथि के अंदर होते हैं। और ट्रिप्सिन जो होता है वो अग्नाशय के अंदर होता है, और ये पैनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये पैनक्रियाज के अंदर होता है। और ये सब की सब, ये जो ट्रिप्सिन का नाम ले रहे हैं, तो ये छोटी आंत के अंदर प्रोटीन को पचाने का काम करता है। बात करें पेप्सिन और रेनिन की, ये दोनों पे आप सर्कल कर लीजिएगा, और सर्कल करके इस तरीके से लिखिएगा, ये कैसिन प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। ट्रिप्सिन जो है वो छोटी आंत में प्रोटीन को पचाने का काम करता है। जो बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उन सभी को ट्रिप्सिन पचाता है। कहाँ पर पचाता है? छोटी आंत में पचाता है। अब एक टॉपिक लिख लीजिएगा, एक नोट में डाल दीजिएगा कि कैसिन जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए 2 एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक का नाम होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। अब पेप्सिन और रेनिन कैसिन प्रोटीन को पचाता है। अब आप पूछोगे कि कैसिन प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है, कौन से खाने में कैसिन प्रोटीन जो होता है प्रेजेंट होता है? तो ये दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। जो दूध हम लोग पीते हैं उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें कैसिन प्रोटीन होता है। और ये कैसिन प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन और रेनिन 2 टाइप के एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आई होप सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं आपको नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर नोट्स के माध्यम से पढ़ना है, मतलब नोट्स चाहिए इसके, तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, और मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा PDF की, तो आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अग्नाशय हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 3rd क्वेश्चन देखेंगे, मांस, दूध और अंडों में हमें कौन सा पदार्थ अधिक मिलता है? तो ये आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने। मांस, दूध और अंडे से हमें कौन सा पदार्थ मिलता है सबसे ज़्यादा? तो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन दिया गया है, तो इसमें आपको नो डाउट आपको पता होना चाहिए कि इसमें आंसर क्या होगा? प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें मांस, दूध, अंडों से प्राप्त होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये अनाज में पाया जाता है, ठीक है। वसा मतलब फैट, तो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। ये तो बात की बात है, ये टॉपिक आगे समझाऊंगा किसी दिन। और विटामिन्स आपको पता है किस में प्रेजेंट होते हैं? ज़्यादातर फलों में विटामिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं एक और अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेनसेंस नलिकाएं और हॉप्टन्स नलिकाएं संबंधित हैं। ये नलिकाएं जो है वो किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार ग्रंथियों से। लार ग्रंथियां मतलब सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बता दूं कि सैलिवरी ग्लैंड आपके 3 पेयर में प्रेजेंट होते हैं हमारी माउथ के अंदर। मतलब ये हमारे मुंह में होते हैं, और ये मुंह में 3 टाइप के सैलिवरी ग्लैंड के पेयर पाए जाते हैं। अगर आप सोचो कि एक पेयर में 2 होते हैं, तो कुल मिलाकर के 3 पेयर हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के। तो कुल मिलाकर के 6 सैलिवरी ग्लैंड होती हैं हमारे अंदर। अब इसकी बात की जाए तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, सैलिवरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं।
इसको हम एक्सोक्राइन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम एक्सोक्राइन सैलिवरी ग्लैंड के नाम से जाना जाएगा, और इसको हम डक्ट बोल सकते हैं, मतलब ये डक्ट से बनता है, या फिर इसको हम डक्ट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब तीनों के नाम आप नोट करिएगा। सबसे पहला लिखिएगा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ये एक सैलिवरी ग्लैंड है। दूसरा लिखिएगा पैरोटिड, ठीक है। तीसरा लिखिएगा सब मैंडिबुलर। क्या लिखिएगा, मैं स्पेलिंग लिखवा दे रहा हूँ, लिखिएगा सब, फिर लिखिएगा लिंगुअल, तो LINGUAL, सब लिंगुअल हो गया। दूसरा लिखिएगा PARO, पैरोटिड, ठीक है। तीसरा लिखिएगा सब, ठीक है, सब, राइटिंग पर मत जाइएगा, सब मैंडिकुलर, MANDI, कुलर नहीं है, बुलर है, BULAR, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है। मैं स्पेलिंग एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। सब लिंगुअल की लिखिएगा SUBLINGUAL, सब लिंगुअल। पैरोटिड की लिखिएगा PAROTID, पैरोटिड। और तीसरा लिखिएगा सब मैंडिकुलर, मैंडिबुलर, तो सब SUB। और मैंडिबुलर की लिखिएगा MANDIBULAR। ये तीन टाइप के सैलिवरी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तीन टाइप के ये पेयर होते हैं, जिनमें दो दो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं हर किसी के अंदर, तो आप इसको याद रखिएगा। बात की जाए सबलिंगुअल की, तो सबलिंगुअल में डक्ट ऑफ रिबनेस प्रेजेंट होता है। पैरोटिड की बात की जाए तो पैरोटिड के अंदर होता है डक्ट ऑफ स्टेंसेंस, और डक्ट ऑफ वार्टन्स जो होता है वो आपका मैंडिबुलर में प्रेजेंट होता है। और सब मैंडिबुलर जो तीसरा टाइप का आपका सैलिवरी ग्लैंड है, और ये तीसरे टाइप का सैलिवरी ग्लैंड, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। दूसरा जो नाम है वो सब मैक्सिलरी होगा। स्पेलिंग लिखवा दे रहा हूँ, लिखिएगा SUB, ठीक है, फिर डैश लगा करके MAXI, ठीक है, मैक्सिलरी, LARRY, ठीक है, ये सब मैक्सिलरी है। इसका नाम क्या है, सब मैक्सिलरी। और सबसे बड़ी ग्लैंड अगर पूछ ली जाए आपसे, मतलब सलाइवा ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड जो होती है पैरोटिड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो स्टेंसेस नलिकाएं और हॉब्सटन्स नलिकाएं जो हैं वो किससे संबंधित हैं, तो ये लार ग्रंथियों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, लार ग्रंथियां, ठीक है। चलते हैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। तो देखिएगा किस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो विटामिन आप जानते हो, बेरी रोग जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फेमस है, जो विटामिन B1 होता है, उसकी वजह से विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अब बात की जाए विटामिन B2 की, तो इसका मतलब जो है, ये सारे इसके केमिकल नेम याद रखिएगा, रासायनिक नाम याद रखिएगा। तो विटामिन B2 का नाम पूछा जाए तो लिखिएगा, स्पेलिंग लिखवा रहा हूँ, RIBOFLAVIN, राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसके अंदर क्लोसिस नाम का जो विटामिन B2 की वजह से एक रोग हो जाता है, क्लोसिस नाम का। तो इसमें आप याद रखिएगा, क्लोसिस नाम का एक रोग हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। इसका रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्लोसिस नाम का रोग हो जाता है। विटामिन B1 की नाम की बात की जाए तो विटामिन B1 का याद रखिएगा, B1 का लिखिएगा THIAMINE, थायमाइन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, और इसकी वजह से बेरी रोग हो जाता है
विटामिन B6 की बात की गई है तो विटामिन B6 का भी लिख लीजिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम जो होता है PREDOXIN, पाइड्रोएक्सिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। एनीमिया जानते हो आप, खून की कमी, जब इंसान की बॉडी में खून की कमी हो जाती है जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है, नसों में दर्द होना शुरू हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ये एनीमिया की रोग की वजह से होता है और ये विटामिन B6 की कमी से होता है। विटामिन ए की बात की जाए तो इसको हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, मतलब इसका केमिकल नेम जो है वो रेटिनॉल है। और रेटिनॉल आप जानते होंगे, रेटिनॉल की कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन ए में आपको जानना जरूरी होगा, विटामिन ए के अंदर एंटी इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। अगर आप विटामिन ए की क्वांटिटी को अपनी डाइट में बढ़ा देते हैं तो इन्फेक्शन आपके बॉडी में जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंटी इन्फेक्शन की वजह से विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है हमारी बॉडी के लिए। चलिए, आई होप सारे टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पित्त की कौन सी क्रिया वसाओं के पाचन में सहायता करती है? वसा जानते हैं आप, वसा को फैट बोला जाता है। वसा का पाचन करने में कौन सी पित्त कार्य करती है? पित्त की कौन सी क्रिया वसा को पचाने में सहायता करती है? क्या वसाओं का पायसीकरण होगा? पायसीकरण बोल सकते हो आप, या फिर इमल्सीकरण बोल सकते हो, या इमल्सिफिकेशन बोल सकते हो, ठीक है। ये हिंदी में लिखा है, मैं इंग्लिश में भी समझा दे रहा हूँ। इमल्सीकरण जो होता है वो वसाओं का पायसीकरण होता है, मतलब पचाना। माध्यम को क्षारीय बनाना, वसा पाचक एंजाइम के स्रावण को प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर डी को समझ लीजिएगा, वसाओं को बसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में तोड़ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वसाओं का पायसीकरण या फिर इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण करना। तो समझिए इसको क्या कैसे समझते हैं। तो जो वसा होते हैं, वसा के पाचन में पित्त रस की ज़रूरत होती है। पित्त रस जिसको हम बाइल जूस के नाम से जानते हैं, ठीक है। पित्त रस जो बाइल जूस होता है, इसका निर्माण लीवर के अंदर होता है, पीछे बता चुका हूँ। इसका संग्रहण कहाँ होता है? ये पित्ताशय में होता है। कहाँ पर होता है? ये कहाँ पर इकट्ठा किया जाता है? ये पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? वसा को जल में घुलनशील बनाना, ठीक है। इसका कार्य समझ लीजिएगा। पित्त रस का कार्य क्या होता है? जो वसा होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो वसा हम कुछ खाते हैं उससे हमें वसा मिलता है। वसा का मतलब है फैट मिलता है। तो वो फैट को क्या किया जाता है? पित्त रस के द्वारा, बाइल जूस के द्वारा उसको जल में घुलनशील बना दिया जाता है। और यही जल में घुलनशील को क्या बोला जाता है? वसा का पायसीकरण बोला जाता है, ठीक है। और किस एंजाइम की वजह से होता है? लाइपेस एंजाइम की वजह से होता है। ये एक एंजाइम होता है जो वसा का पायसीकरण करता है। शायद आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बायो से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिएगा, पढ़िएगा पहले तो समझिएगा क्या इसका आंसर निकल सकता है। तो जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिकाएं पेप्सिनोजन का स्रावण करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जठर ग्रंथि है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, और ये जठर ग्रंथि भी 3 कोशिकाओं से मिलकर के बनती हैं। जठर ग्रंथि मीन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड भी जो होती हैं वो 3 तरीके की कोशिकाओं से मिलकर के बनती हैं। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझा रहा हूँ तो इसको आप नोट डाउन करिएगा। पहला लिखिएगा पैराइटल सेल्स, जिसको ऑक्सीनेटिक सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। आप स्पेलिंग लिख सकते हो पैराइटल की, लिखिएगा स्पेलिंग। पैराइटल की स्पेलिंग लिख लीजिएगा PARI, ठीक है, ETAL। ये पैराइटल सेल्स हो गए। और ये पैराइटल सेल को
दूसरे नाम से अगर पूछ लिया जाए कि पैराइटल सेल को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑक्सिनेटिक सेल के नाम से जाना जाता है। किस सेल के नाम से जाना जाता है? ऑक्सिनेटिक सेल के नाम से जाना जाता है। और इससे क्या बनता है? इससे क्या बनता है? तो इससे HCl का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? HCl का निर्माण होता है। और ये सब के सब कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये अमाशय के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही चले जा रहे हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को एक बार में समझ सकते हो। मैं एक क्वेश्चन को समझाऊंगा, उसके साथ साथ आपको 10-15 क्वेश्चन के आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, तो पैराइटल जो होता है सेल जिसमें HCl का निर्माण किया जाता है, ये पहला सेल हो गया जिसको ऑक्सिनेटिक सेल के नाम से जाना जाता है। दूसरे सेल का नाम लिखिएगा चीफ, CHEIF, चीफ, ऑब्लिक लगा दीजिएगा जाइमोजन, स्पेलिंग लिखिए ZYMOGEN। जाइमोजन सेल्स की वजह से क्या होता है? ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का निर्माण करता है। किसका करता है? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। तो आपसे क्या पूछा गया था? पेप्सिनोजन का श्रावण कहाँ से होता है? तो आप समझ गए होंगे पेप्सिनोजन का निर्माण जो होता है, पेप्सिनोजन श्रावण कहाँ से होता है, या प्रोरेनिन। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी मैंने पूछ लिया पेप्सिनोजन, क्वेश्चन में पूछ लिया गया पेप्सिनोजन, और इसकी जगह पर प्रोरेनिन भी लिखा हो सकता है। तो दोनों की जगह पर, मतलब आपका प्रोरेनिन हो जाए या पेप्सिनोजन हो जाए, आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर एक ही रहेगा। आंसर क्या होगा? प्रधान कोशिकाएं। प्रधान कोशिकाएं मतलब चीफ सेल्स। चीफ मतलब होता है प्रधान, चीफ गेस्ट जैसे बोले जाते हैं ना, चीफ गेस्ट, प्रधान। ठीक है, प्रधान कोशिकाओं के द्वारा ही पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का श्रावण किया जाता है। और ये सब का सब कहाँ पर होता है? ये सब का सब हमारे आमाशय के अंदर होता है। ठीक है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तीसरा लिखिएगा गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स ये तीसरी सेल होती है, मतलब 3 टाइप की सेल से मिलकर के बनती है। जस्ट 3 टाइप की आपकी सेल्स से मिलकर के जठर ग्रंथियां बनती हैं। और जठर ग्रंथियों में 3 टाइप के सेल्स आपको बता दिए। पहला बताया पैराइटल, पहला मैंने बताया आपको पैराइटल, जिसको आप ऑक्सिनेटिक सेल्स के नाम से जान सकते हो। दूसरा है चीफ या फिर जाइमोजन सेल्स, जिसमें आपका पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन बनता है। और तीसरा बताया अभी गॉबलेट सेल से म्यूकस का निर्माण होता है। म्यूकस, अब आपसे पूछा जा सकता है कि म्यूकस किस तरीके का पदार्थ है, क्या एसिडिक है या बेसिक है? तो आप बोलेंगे ये एक बेसिक है, मतलब बेस है, इसमें बेस प्रेजेंट होता है। म्यूकस बेस से बना होता है। और एसिड, हमेशा पता है कि एसिडिक चीज़ों से बनता है। जो HCl है वो एसिड होता है। तो हमारी बॉडी में खाने को पचाने में दोनों चीज़ें काम करती हैं, एसिड और बेस दोनों तरीके से काम करता है। और एसिड बेस जहाँ पर भी मिलता है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। मतलब एसिड बेस जैसे ही रिएक्ट होते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज के साथ साथ क्या बनता है आपका? न्यूट्रलाइज होने के साथ साथ वाटर बनता है और साथ में नमक बनता है, जिसको हम NaCl के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको इतने सारे टॉपिक मैंने समझा दिया। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस प्रोटेक्ट रखता है हमारे स्टोमक को, मतलब हमारे पेट को एसिड से बचाता है। ठीक है, अब जब भी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, मतलब ये चैप्टर जब समझाया जाएगा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, तब उसमें बहुत डीपली में मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। अभी के लिए इस क्वेश्चन में इतना समझ लीजिए। आप नोट डाउन करते रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं की वजह से फैलता है? सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा काला आजार। काला आजार नाम का जो रोग होता है वो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है। बात की जाए इसके थोड़े से डिटेल में जाएं तो डिटेल में जाने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप नोट डाउन करिएगा। सबसे पहले लिखिएगा बाहक। बाहक मतलब ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो ये बाहक कौन लेकर के आता है? तो सैंड फ्लाई लेके आता है। इसकी वजह से प्रोटोजोआ कारण बनता है। कारण की बात की जाए, मतलब कारण बता रहा हूँ मैं आपको, प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ एक संघ का नाम है, मतलब एक ग्रुप का नाम है।
प्रोटोजोआ एक ग्रुप का नाम है। इसमें से एक जीव जिसका नाम मैं आपको लिखवाऊंगा, लीशमानिया डोनोमोबी। इसको आप नोट डाउन करिएगा, लीजिएगा, स्पेलिंग लिखिएगा लीशमानिया की, LIESHMANIA, लीशमानिया हो गया। और लिखिएगा डोनोबोनी, ठीक है। ये एक तरीके का कीट होता है, मतलब एक तरीके का जीव होता है जो प्रोटोजोआ के संग से निकल के आता है, और ये सैंड फ्लाई नाम का एक वाहक बन करके हमारी बॉडी पर अटैक करता है, बॉडी पर हमें काला आजार नाम का रोग दे जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, मतलब मान लीजिए कि अगर हमको वो कीड़ा काट गया तो हम उसकी वजह से उससे हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, हमें क्या हो सकता है, तो हमें बुखार आ सकता है। इसको भी नोट डाउन करिएगा। तो लक्षण लिख लीजिएगा, लक्षण, ठीक है। लक्षण क्या निकल सकते हैं, तो सबसे पहले बुखार आ सकता है हमको, ठीक है। क्या हो सकता है, हमें बुखार आ सकता है। वेट लूज हो सकता है, वेट लूज हो सकता है आपका, ठीक है। दूसरी बात की जाए, लीवर पर इन्फेक्शन पड़ता है इसका, लीवर पर इम्पैक्ट पड़ता है। लीवर बोलें या फिर स्प्लीन बोलें, स्प्लीन की स्पेलिंग लिखिएगा SPLEEN, स्प्लीन। ये क्या होता है, ये लीवर में सूजन पैदा करता है। मतलब जो काला आजार होता है, ये रोग इतना खतरनाक होता है कि लीवर को इम्पैक्ट करता है, और लीवर पर इतना असर होता है कि लीवर सूज जाता है, लीवर में सूजन आ जाती है। आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर बोल देते हैं कि लीवर में सूजन आ गई है, ठीक है। तो ये काला आजार की वजह से हो सकता है। तो आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। 24वीं हृदय किस में होती है, सरीसृपों में, उभयचरों में, स्तनधारियों में या मछलियों में। तो 24वीं हृदय किस में होती है, 24वीं का मतलब समझ लीजिएगा। ये 24वीं क्या है, तो ये 24वीं का मतलब होता है कि 4 चैम्बर या 4 कक्षीय हृदय जानते ही होंगे आप, हृदय, दिल। 4 कक्षीय दिल या हृदय किस में प्रेजेंट होता है, सरीसृपों में होता है, उभयचरों में होता है, स्तनधारियों में होता है या फिर मछलियों में होता है। तो मीनिंग पहले समझ लीजिए। आप अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो सरीसृप का मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो रेप्टाइल लिखिएगा। सरीसृप को रेप्टाइल बोला जाता है, उभयचरों को एम्फीबियंस बोला जाता है, स्तनधारियों को मैमल्स बोला जाता है, और मछलियों को तो आप जानते हैं फिशेस बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए 4 कक्षीय, तो 4 कक्षीय में आप नोट डाउन करिएगा कि 4 कक्षीय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में जिस तरीके का जो दिल होता है, जो हृदय होता है, वो भी 4 कक्षीय होता है, मतलब 4 चैम्बर वाला हमारा हार्ट होता है। और 4 कक्षीय जो हृदय होता है उसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। याद करिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा। 2 अलिंद होते हैं, क्या होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। इनको आप लिख लीजिएगा, निलय 2 और 2 अलिंद। ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। जितनी भी टाइप की स्तनधारी हैं, मगरमच्छ हो गए या पक्षी हो गए, इन सब के अंदर भी आपके 4 कक्षीय हृदय प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 2 अलिंद 2 निलय होते हैं। अलिंद मतलब जहाँ से खून आता है, निलय मतलब जहाँ से खून निकलता है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अलिंद और 2 निलय, 2 अलिंद 2 निलय मतलब 4 कक्षीय, 2 अलिंद 2 निलय मतलब कि 2 और 2 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से 3 कक्षीय हृदय भी होते हैं। 3 कक्षीय हृदय किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन करिए। 3 कक्षीय जो हृदय होता है वो किस में होता है, लिखिएगा। 3 कक्षीय हृदय जो होता है वो किस में होगा, इसमें लिखिएगा उभयचरों में, उभयचरों, और सरीसृपों में, किसमें, सरीसृपों में। सरीसृपों और उभयचरों के अंदर 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 अलिंद, ये भी लिख लीजिएगा, 2 अलिंद होते हैं, मतलब 2 जगह से खून आता है और 1 जगह से निकलता है, 1 निलय होता है। 2 अलिंद 1 निलय, 2 और 1 3 हो गए, तो 3 कक्षीय हृदय बन गया। 3 कक्षीय जो हृदय होता है वो उभयचरों और सरीसृपों में होता है। इसका मतलब हो गया कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल के अंदर आपके 2
अलिंद होते हैं, एक निलय होता है, इसका मतलब 3 कक्षीय हृदय आपके सरीसृप और उभयचरों में होता है। स्तनधारियों में मैंने आपको बताया 4 कक्षीय हृदय होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 कक्षीय हृदय स्तनधारियों में प्रेजेंट होता है, या फिर ह्यूमन, जितने भी टाइप के ह्यूमंस हैं उन सभी में, ह्यूमंस में भी 4 कक्षीय हृदय होता है, 2 अलिंद 2 निलय। 3 कक्षीय में 2 अलिंद 1 निलय, और 2 कक्षीय की बात की जाए तो 2 कक्षीय भी आप नोट डाउन करिएगा, 2 कक्षीय भी लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2 कक्षीय में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? 2 कक्षीय में क्या पूछा जाएगा? आपको ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा 2 कक्षीय, ऑप्शन यही हो सकते हैं, सरीसृप, उभयचरों, स्तनधारियों, मछलियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2 कक्षीय अगर पूछा गया तो मछलियों पर टिक कर दीजिएगा। मछलियों पर क्यों? क्योंकि इसमें एक अलिंद होता है, एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। ठीक है, आप एक अलिंद और एक निलय किसके अंदर देखेंगे? मछलियों के अंदर, क्योंकि मछलियों का जो हृदय होता है वो 2 कक्षीय या फिर 2 चैम्बर से मिलकर के बनता है। हमारा हृदय 4 चैम्बर का होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स का और एम्फीबियंस का 3 चैम्बर का हृदय होता है, मतलब 3 कक्षीय। तो आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको इस टाइप की, मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैंने समझाए हैं इसमें कोई भी डाउट रहा हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।